ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शुरू करते हैं जीआई के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा जी, जीआई का पहला सिनेरियो, पेशेंट प्रेजेंट्स विद सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन। एग्जामिनेशन रिवील्स पेरिटोनियल साइंस। पेरिटोनियल साइंस से क्या मुराद है कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, गार्डिंग है। गार्डिंग से क्या मुराद है कि जब पेशेंट को हाथ लगाते हैं तो उसके पेट के मसल्स टॉट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, पेट ऐसे जैसे लकड़ी बना हुआ होता है। ठीक है, पेशेंट स्टिल लेटा होता है। पेरिटोनाइटिस को कहते हैं, पेरिटोनाइटिस वाला जो पेशेंट जो होता है वो स्टिल लेटा हुआ होता है, क्योंकि वो जब वो थोड़ा सा मूव करेगा उसको पेन होगी। इस वजह से वो ये एक गिव वे डायग्नोसिस होता है पेरिटोनाइटिस का, कि पेशेंट जो है वो स्टिल लेटा हुआ है। अच्छा, एक्सरे, जब पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हमें सस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो हम पेशेंट का एक्सरे एब्डोमेन करवाते हैं। इसको कहते हैं एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट। आपको सिनेरियो आ सकता है कि इस तरह पेरिटोनाइटिस देख के तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे। तो इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे पे उसको फ्री एयर अंडर द डायाफ्राम है। एयर चूँकि हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है खड़े होने पे, तो डायाफ्राम के नीचे आपको ब्लैक वाली एयर नज़र आती है। ठीक है, सर्जरी में, जीआई की मेडिसिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये वाला। ठीक है, तो इस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। इस पेशेंट को फौरी तौर पे एनपीओ करवाना है। इस पेशेंट को आईवी फ्लूइड स्टार्ट करवा देना है। ठीक है, उसको एनजी पास करनी है और उसको एमरजेंसी लेप्रोटमी के लिए ले जाना है। इसको ओपन करेंगे। इसको जो एयर है ना, बेसिकली किसी परफोरेटेड और ऑर्गन से आई है, और परफोरेटेड ऑर्गन को हमने रिपेयर करना है। ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट लाइकली काज ऑफ एक्यूट लोअर जीआई ब्लीड इन ए पेशेंट हु इज़ ग्रेटर दैन 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट्स के अंदर जो आपकी गट होती है, उस जो पेशेंट स्पेशली कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनके अंदर डाइवर्टिकुलास बन जाते हैं। ठीक है, डाइवर्टिकुलास, सिंपल डाइवर्टिकुला को हम लोग डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। इस डाइवर्टिकुला की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। ठीक है, कोलाइटिस के साथ पेशेंट को पेन और फीवर होगी। अगर डाइवर्टिकुलोसिस वाले पेशेंट को पेन और फीवर स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि उस डाइवर्टिकुला की इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, तो डाइवर्टिकुलोसिस जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेज़ है लोअर जी ब्लीड की। लेकिन लोअर जी ब्लीड के लिए जो सबसे कॉमन काजेज़ होती है ना, वो होती है हेमराइड्स। तो हेमराइड्स के अंदर पेन लेस ब्लीडिंग होती है, पेन लेस ब्लीडिंग। अगर पेन फुल ब्लीडिंग है तो पेनफुल ब्लीडिंग के साथ लफ्ज़ आता है फिशर का। ठीक है, और ब्लीडिंग अगर नज़र नहीं आती तो डाइवर्टिकुलोसिस ज़्यादा कॉमन है, और सीए कोलन। ठीक है, तो ये चार काजेज़ जो है ना, आप लोगों को लोअर जी ब्लीड की आनी चाहिए। हेमराइड्स, फिशर, सीए कोलन और डाइवर्टिकुलोसिस। ठीक है। अच्छा, डायग्नोस्टिक मोडालिटी यूज्ड व्हेन अल्ट्रासाउंड इज इक्विवोकल फॉर कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर का क्लिनिकल साइंस क्या होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन। ठीक है, एग्जामिनेशन पे उसको टेंडरनेस होगी, मर्फी साइन पॉजिटिव होगा, रीबाउंड टेंडरनेस पॉजिटिव होगी। ठीक है, और बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि स्टोन जो है आपको उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम लोग हाइडा स्कैन करवाएंगे। अगर आपको अल्ट्रासाउंड नज़र ना आए और क्लिनिकली सस्पिशन हो कि पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस ही है, तो उसमें हाइडा स्कैन करवाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, रिस्क फैक्टर्स फॉर कोलिलिथियासिस, ये एफ हैं सारे, फैट, फीमेल, फर्टाइल, 40 और फ्लैचुलेंट। ठीक है, ओबीस पेशेंट, फीमेल्स के अंदर जिनके बच्चे हैं 40 ईयर्स ऑफ एज, और फ्लैचुलेंट जिस पेशेंट को पहले से ही एब्डोमेन का कोई मसला रह रहा हो। ठीक है, तो कोलिलिथियासिस के रिस्क फैक्टर्स ये हैं। अच्छा जी, इंस्पायरी रेस्ट ड्यूरिंग पैल्पेशन ऑफ राइट अपर क्वाड्रियम इज कॉल्ड मर्फी साइन। हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, उसके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को जब पल्पेट करते हैं तो एकदम उसका सांस रुक जाता है। ठीक है, अपने सांस को वो रोक लेता है पेशेंट, तो ये साइन है, इसको कहते हैं मर्फी साइन। ठीक है, तो ये किस चीज़ का फीचर है, बेसिकली गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन का, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट बिटवीन बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इन पेशेंट्स विद नो हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी इज़ हर्निया। जिस पेशेंट की सर्जरी की हिस्ट्री होगी ना, उसमें तो एडहेजन्स कॉमन है। मीन्स के एडहेजन्स क्या होती है, बेसिकली फाइब्रोसिस होती है। एडहेजन्स आर फाइब्रोसिस। ठीक है,
हर्निया जो होता है एब नॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ कंटेंट्स है, एब्डोमिनल कंटेंट्स फ्रॉम वन कैविटी टू अनदर कैविटी। ठीक है, कोई वीक एरियाज से, अम्बिलिकल हर्निया, फेमरल हर्निया, ठीक है, इंग्वाइनल हर्नियाज, इंसीनल हर्नियाज, यानी कि एब्डोमिनल के कंटेंट किसी वीक एरिया से किसी और जगह पे चले गए हैं। ठीक है, तो वो वाले आपने देखा होगा हर्निया का पेशेंट जो होता है ना, पहले उसका हर्निया जब बाहर निकलता है ना तो वो उसको पुश करके अंदर कर लेता है, लेकिन अगर हर्निया अंदर पुश ना हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ अगर उसकी आर्टरी भी ब्लॉक होना शुरू हो जाए, आर्टरी की ब्लॉकेज शुरू हो जाए, तो क्या होगा, गट का इस्कीमिया होने का खदशा होगा। ठीक है, गट का इस्कीमिया होने का खदशा होगा। इस हर्निया को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रेंगुलेशन से क्या मुराद है, गला घुटना, गला जब हमारी मेजर वेजल्स अब हमारे गले के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इस सिचुएशन को आप लोगों ने फ़ौरन आइडेंटिफाई करके पेशेंट की फ़ौरन सर्जरी होनी चाहिए, एमरजेंसी सर्जरी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन में और ऑब्स्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है, स्ट्रेंगुलेशन के अंदर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो रही है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो ये फिक्र जो मैं साथ साथ लिख बोल रहा होता हूँ ना, इसको लिख लिया करें। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट फिक्रे होते हैं सारे के सारे। अच्छा जी, फिर डायरिया का सिनेरियो के साथ ऑर्गेनिज्म पूछा होगा आप लोगों से कि मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है। मोस्ट कॉमनली डायरिया की काज इज़ कंपाइलोबैक्टर। अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक मिली है, फर्ज के पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल है किसी और वजह से, नमूनिया की वजह से, यूटीआई की वजह से हॉस्पिटल एडमिटेड है, ठीक है, तो उसको होता है सूडोमोनास कोलाइटस। सूडोमोनास कोलाइटस का ऑर्गेनिज्म इज सी डिफिसल, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसल। ठीक है, अच्छा, पहाड़ों में गया हुआ है, फिर चश्मे का पानी पिया हुआ है, कैंपिंग के लिए गए थे, तो डायग्नोसिस जियार्डिया, इसके साथ पेशेंट को मेलोजोपिड टाइप डायरिया होगा। ठीक है, ट्रैवलर्स डायरिया हिस्ट्री होगी, पेशेंट किसी दूसरे शहर से होके आया है, तो एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ है, स्पेशली मायोनीस, तो स्टेफोरियस के साथ प्री फॉर्म टॉक्सिन अंदर जाता है। ठीक है, जो प्री फॉर्म टॉक्सिन होगा ना, वो पेशेंट को पहले वोमिटिंग करवाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा क्रीम वाली कोई चीज़ खाई है, किसी दोपहर में खाना खाया है, किसी होटल से, वहाँ पे केक शेक खा लिया क्रीम वाला, अब वापस घर आए हैं, घंटे 2 घंटे के बाद वोमिटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इतनी जल्दी बैक्टीरिया ग्रो होकर वो काम नहीं करेगा, तो उसको मतलब है स्टेफोरियस का प्री फॉर्म टॉक्सिन था उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, गोश्त वाली चीज़ खाई है, अनकुक्ड हैमबर्गर्स, उसकी एसोसिएशन है इकोलाई H157 के साथ। जब इकोलाई O157H7 है ना, इसकी एक और एसोसिएशन है हेमोलिटिक यूरेनिमिक सिंड्रोम के साथ। ठीक है, हेमोलिटिक यूरेनिमिक सिंड्रोम, इसमें सिनेरियो आप लोगों को आएगा, पेशेंट को ब्लडी डायरिया हुआ, ब्लडी डायरिया के साथ अब उसको प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, और साथ उस पेशेंट को कि RFTs डिरेंज हो गए, उसको यूरिन आउटपुट कम हो गया, तो दिस इज से हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, इसमें हेमोलिसिस क्योंकि हो रही है तो बिलीरुबिन भी आपको रेस मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सॉरी, इसमें ना जो प्लेटलेट काउंट है ना, वो इतना कम नहीं होता, इसमें मेनली हेमोलिसिस होती है। अच्छा जी, अगर आपको राइस की हिस्ट्री है, राइस का लफ्ज़ याद रखना है, बी सीरियस, बेसिलस सीरियस। ये एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा ये भी जो टेबल है ना। पोल्ट्री की हिस्ट्री है, साल्मोनेला, साल्मोनेला के साथ पेशेंट को टाइफाइड फीवर होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा टाइफाइड फीवर की एपिडेमिक हर कुछ अर्से के बाद पाकिस्तान में आती रहती है। आप लोगों ने कभी पाकिस्तान में बर्गर बनाने वाले को देखा होगा, वो जिस हाथ से बर्गर के अंदर सैलड डाल रहा होता है, उसी हाथ से वो अंडे तोड़ तोड़ के डाल रहा होता है। ठीक है, तो अंडों के ऊपर वैसे ही वो जो है चिकन फीसिस जो है ना वो लगे हुए होते हैं। इस वजह से जो ठेले वाले से बर्गर लेके लोग खाते हैं, टाइफाइड फीवर का खर्चा उनमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा जी,
रा सी फूड की हिस्ट्री है तो विब्रियो कोलरा और हेपेटाइटिस ए वायरस। एड्स के पेशेंट में डायरिया है तो स्पोरा लफ्ज़ याद रखना है। इन सारे आइसोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरा और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, और एक और होता है माइक्रोस्पोरा। ठीक है। अच्छा, पेशेंट को डायरिया है, डायरिया के साथ उसको ना अपेंडिसाइटिस जैसे फीचर्स हैं, तो यर्सीनिया और कंपाइलोबैक्टर। अपेंडिसाइटिस से क्या मुराद है, राइट इलियक फोसा पेन होगी पेशेंट के साथ। ठीक है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पेंसिल लेके ये जो सारी एसोसिएशंस है ना डायरिया की, एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स, ये लिख लें। ये आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगी, समझिए नहीं। ये आप डायरिया का सिनेरियो आएगा तो डायरिया के सिनेरियो में आप लोगों ने ये वाला वर्ड ढूंढना है कि ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। वर्ड्स ढूंढेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि उनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज 25-year-old Jewish man presents with pain and watery diarrhea after meals. Examination shows fistulas between bowel and skin. Fistulas, क्रोहन्स डिजीज़। ठीक है, जो क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, इनका ना डिफरेंस का एक टेबल दिया होता है हर बुक के अंदर, तो वो टेबल आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। उस टेबल के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्रोहन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जो क्रोहन डिजीज़ होती है उसके अंदर जो आपकी जो गट की लाइनिंग होती है ना, इसकी पूरी की इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सिर्फ सुपरफिशियल थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, जो क्रोहन्स डिजीज़ है, इसमें जब चूँकि पूरी गट की वाल की इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। परफोरेशन होने के और गट दूसरी डिजीज़ गट के साथ मिलेगी तो उनके दरमियान कनेक्शन पैदा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं फिस्टुला फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा जी, सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की ज़्यादा एसोसिएशन होती है कोलन कैंसर के साथ। ठीक है, जब डिजीज़ पुरानी हो जाती है ना, स्पेशली 10 ईयर से ज़्यादा हो जाए अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो हम पेशेंट की कोलोनोस्कोपी जो है ना फ्रीक्वेंटली करते हैं, ये देखने के लिए कि उस पेशेंट को सीए कोलन तो नहीं हो गया हुआ। ठीक है। अच्छा, इससे बचने के लिए वो डिज़ीज़ क्योर भी हो जाती है अगर हम पेशेंट की क्या कर दें, कोलेक्टमी कर दें, मीन्स की कोलन ही निकाल दी जाए तो डिज़ीज़ क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो सीए कोलन का पेशेंट और क्रोहन्स डिजीज़ का पेशेंट, इनकी हम लोग फ्रीक्वेंटली कोलोनोस्कोपी करते हैं, क्या देखने के लिए, सीए कोलन देखने के लिए। अगर जल्दी डायग्नोसिस होगा, जल्दी पेशेंट और उसका इलाज हो जाएगा और रिकवर हो जाएगा। आईबीडी का पेशेंट, उसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं, यूवियाइटिस, एकानोस्पोंडिलाइटिस, पायडमा गैंग्लियोजम, रिजमा नोडोजम और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस। अच्छा, यूवियाइटिस में वाले पेशेंट को क्या होगा, रेड आई। ठीक है, आईबीडी की हिस्ट्री होगी। आईबीडी की हिस्ट्री से क्या मुराद है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की, डायरिया विद ब्लड है, पेशेंट को स्टूल के अंदर ब्लड आता है, नोन केस है आईबीडी का, और अब कहता मुझे रेडनेस ऑफ आई हो रही है, तो इसको मतलब उसको यूवियाइटिस हो गया है। वो कहता मुझे बैक एक हो रही है, तो एएस हो गया, एनकार्नाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस। उसकी स्किन के ऊपर जख्म बना है तो पायडर्मा गैंग्लियोजम। पेनफुल नोड्यूल्स बने हैं तो रिदमा नोडोजम। ठीक है, उसके साथ जॉन्डस शुरू हो गया है, आईबीडी के पेशेंट को जॉन्डस शुरू हो गया तो डायग्नोसिस पीएससी, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस। ठीक है, तो ये हिंट्स होते हैं, आप लोगों ने हिंट्स ढूंढने होते हैं। पेशेंट को आपकी ना पूरी सिनेरियो दिया होगा आईबीडी का, साथ एक इस तरह का छोटा सा लफ्ज़ लिख देंगे, रेडनेस ऑफ आइज, बैक एक, विशियस वायलेशियस लुकिंग अल्सर ऑन दी लोअर लिम तो पायडर्मा गैंग्लियोजम है, पेनफुल नोड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये एमआरसीपी, प्लेब, यूएसएमएलई के फेवरेट टॉपिक है, ये वाला इतना सा जो पोर्शन है ना, ये फेवरेट टॉपिक है उनका। अच्छा जी, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर आईबीडी इज़ 5-ASA और स्टीरॉइड्स, स्पेशली जब पेशेंट को एक्यूट रेजिस्ट्रेशन हुई हो। एक्यूट रेजिस्ट्रेशन से क्या मुराद है, पेशेंट को डिजीज़ का रिलैप्स हुआ हो, डिजीज़ सीवियर फॉर्म में हो, में पेशेंट को फीवर हो रहा है, साथ उसको ज़्यादा एपिसोड्स ऑफ डायरिया हो रही हैं, उसका टीएलसी काउंट रेज्ड है।
ठीक है, उसका CRP रेज्ड है, इसको हम कहते हैं कि पेशेंट को इस वक्त एक्यूट एक्सेसरबेशन हुई है, एक्यूट रिलैप्स हुआ हुआ है डिजीज़ का। ठीक है, अच्छा जी, अब वो वाला स्नैरियो कि पेशेंट को नॉन केस अल्सरेटिव कोलाइटिस का और साथ फटीग और जॉन्डिस के साथ आई है, तो PSC। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ जॉन्डिस है, प्लूराइटिस है, तो डायग्नोसिस प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन मेलरी बेस्ड टीयर एंड बोरहीव क्या होता है? अच्छा, इसमें आप लोगों को हिस्ट्री आएगी कि पेशेंट है उसने अल्कोहल ली है या उसको सीवियर वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, वॉमिटिंग होने के बाद अब उसको ना ब्लड वाली वॉमिट हुई है, हेमेटोमेसिस हुआ है। ठीक है, अब सादा वॉमिटिंग के बाद ब्लड वाली वॉमिटिंग हो, उसको कहते हैं मेलरी वीज टीयर। ठीक है, अच्छा, मेलरी वीज टीयर से क्या मुराद है कि आपकी जो इसोफेगस है इसमें थोड़ा सा टीयर हुआ है, थोड़ी सी आगे से खुरची गई है, थोड़ी सी रगड़ आई है, तो इससे ब्लड बाहर निकला है। लेकिन अगर ये वाला टीयर एक्सपेंड होके पीछे तक चला जाए और आपकी इसोफेगल वाल में परफोरेशन हो जाए, इसको हम कहते हैं बोयर-हीव सिंड्रोम। बोयर-हीव सिंड्रोम। ठीक है, सुपरफिशियल टीयर इज कॉल्ड मेलरी-वीज टीयर, जबकि फुल थिकनेस इज कॉल्ड इसोफेजियल रप्चर और बोयर-हीव सिंड्रोम। ठीक है, बोयर-हीव सिंड्रोम के साथ हिस्ट्री आएगी कि पेशेंट को सडन चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है। सडन चेस्ट पेन मीन्स कि जब इसोफेजियल परफोरेशन होगी तो जो गट के की फूड होगी वो आपकी मिडियास्टिनम में चली जाएगी। मिडियास्टिनम में जाएगी तो मिडियास्टिनम की इन्फ्लेमेशन होगी। तो मिडियास्टिनम इन्फ्लेमेशन को कहते हैं मिडियास्टिनाइटिस। तो ये एक सीवियर इमरजेंसी है, सीवियर इमरजेंसी है। ठीक है, इसमें पेशेंट को फिर NPO करेंगे, एंटीबायोटिक्स शुरू करवाएंगे, सर्जरी में एवेल्युएट करवा के उसकी वो इसोफेगस की रिपेयर का कुछ सोचेंगे और मिडियास्टिनाइटिस के लिए उसको एंटीबायोटिक्स शुरू करवाएंगे। ठीक है, तो मेलरी वीज का टीयर का क्वेश्चन कैसे आएगा? पेशेंट को वॉमिटिंग हुई है सादा वाली, उसके बाद उसको ब्लड आया है। जबकि बोयर-हीव का सिंड्रोम का कैसे क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट को वॉमिटिंग हुई है, अब सीवियर चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, उसको ब्लड वाली वॉमिटिंग की इस पार्शियल टीयर मेलरी वीज टीयर, फुल थिकनेस टीयर इज बोयर-हीव सिंड्रोम। अच्छा जी, पेशेंट नॉन केस है कोलिसिस्टाइटिस का या स्टोन्स का। अब उस पेशेंट को आइटोपोकोडियम पेन, जॉन्डिस और फीवर हो गया है, तो ये कोलिंजाइटिस की निशानी है। कोलिंजाइटिस की निशानी है, इसको कहते हैं शार्कोट स्ट्राइएट। ठीक है, रेनॉल्ड्स पेंटार्ड क्या होता है? शार्कोट स्ट्राइएट भी हो, साथ पेशेंट शॉक में जाना शुरू हो जाए और अल्टरनेटिव स्टेट में जाना शुरू हो जाए, यानी कोलिंजाइटिस का पेशेंट अब जो है वो सेप्सिस में चला गया है। ठीक है, सेप्सिस की वजह से उसको शॉक हो रहा है और अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही है। ठीक है, इस पेशेंट को फौरी तौर पे ये एक इमरजेंसी है। ठीक है, तो इस पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे हम लोग? उस पेशेंट को NG पास करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स शुरू करवाएंगे। ठीक है, उसको IV फ्लूइड्स देंगे। ठीक है, उसके RFTs और D-डाइमर्स वगैरह सेंड करेंगे DIC देखने के लिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इमरजेंसी उसकी ERCP करेंगे। ERCP का क्या मकसद होगा? उस ब्लॉकेज की वजह से, जिसकी वजह से उसको ये जॉन्डिस हो रहा है, उसको रिमूव करना। ठीक है, तो स्टोन वाले पेशेंट को अगर पेन, जॉन्डिस और फीवर हो तो दैट इज़ द निशानी ऑफ कोलिंजाइटिस। उसको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए, वरना क्या होगा, वो सेप्सिस में जाएगा और सेप्सिस की वजह से क्या होगा, शॉक में जाएगा और अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएगा, फिर पेशेंट ज़्यादा सिक होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट सिनेरियो इज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हमेशा जो है वो उसकी अंडरलाइंग कॉज होती है, तो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना होता है। वैसे ट्रीट दी अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, हेपेटिक एनकेफ क्या वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स याद हों। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा पेशेंट ने को कोई
सीडेटिव हिप्नोटिक मिला है, डायूरेटिक्स मिले हैं उसको, ठीक है। उसको दर्द हो रहा था, लोकल डॉक्टर के पास गया, उसने नेल्बिन लगा दिया तो पेशेंट गैप के साथ आ जाएगा। पेशेंट को यूटीआई हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट को डायूरेसिस ज़्यादा मिल गया हुआ है, पेशेंट एचआरएस में जा रहा है, ठीक है, अपर जे ब्लीड हुआ है पेशेंट को एसपीपी हुआ है, तो ये सारे क्या चीज़ें हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हैं। तो ट्रीट दी अंडरलाइन काज होता है। और साथ इस पेशेंट को हम लोग कहते हैं प्रोटीन कम ले, लैक्टोज देते हैं और रिफेक्सिमीन देते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली जिन लोगों ने हाउसअप की होगी उनको पता होगा हम लोग हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव्स के लिए सेडेटिव्स को रोकना, डायरेटिक्स को रोकना, एचआरएस के लिए उसको फ्लूइड देना, अपर जी ब्लीड के लिए उसको सेंडोस्टैटिन और ब्लड लगाना और उस पेशेंट की एंडोस्कोपी करना, और एसपीपी के लिए भी उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देना, ठीक है। तो ट्रीट दी अंडरलाइन काज। जब भी आपसे पूछ रहे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी को कैसे मैनेज करेंगे, तो आप कहेंगे एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करने के बाद ट्रीट दी अंडरलाइन काज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस पेशेंट को ये वाले सारे काम करेंगे, अंडरलाइन काज के मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, दी फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्यूट अपर जी ब्लीड। हाँ, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो किसी भी जगह से, चाहे वो सर्जरी का केस है चाहे वो मेडिसिन का केस है, तो उसमें आप लोगों ने पहला काम क्या करना होता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ABC, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। तो एयरवे मैनेज करना है, ब्लीडिंग रोकने के लिए उसका IV फ्लूइड लगाना है, ठीक है। और ब्लड क्लास मैच करके उसको ब्लड लगाना है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, तो पहला काम क्या करना है, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। अच्छा जी, फॉर योर चाइल्ड प्रेजेंट विद ओलिगोयूरिया पेटिकियाई जॉन्डिस फॉलोड बाय इलनेस विद ब्लडी डायरिया, ये जो हमने पहले सिनेरियो डिस्कस किया था, इस पेशेंट को क्या हुआ बेसिकली, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम ड्यू टू ई कोलाई 1057, ठीक है, 87-157। तो ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमनली इम्तिहान के अंदर आ जाता होता है। इसी पेशेंट जिसको HUS हुआ है, ये अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना शुरू हो जाए, हम कहते हैं TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। अच्छा जी, ट्रीटमेंट आफ्टर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस B, ये बड़ा कॉमन है। मीस के हाउस विजिटर आया आपके पास, वो कह रहा था मैं सैंपल ले रहा था तो मुझे प्रिक हो गया और पेशेंट B पॉजिटिव है, तो हमने क्या करना है, अगर पेशेंट को पहले वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाने हैं और वैक्सीन भी लगानी है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो आप लोगों के उसका क्लिनिकल के वाइवास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या करना है, फ़ौरन उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने हैं और साथ ही उसको वैक्सीनेट भी करना है। क्लासिक काज ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस इज, सबसे इम्पोर्टेंट काज TB की मेडिसिन जो हम लोग बड़ा कॉमनली देते हैं। आप TB की मेडिसिन आप सब लोगों को लाजमी याद होनी चाहिए, आइसोनाइजिल, रिफेम्पिसिन, पैराजिनामाइड, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूजुअली एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं करती, वो किडनी डिजीज़ करवाती है, ठीक है। इसके अंदर जो दवाई, जो पहली फर्स्ट लाइन दवाइयों में से जो दवाई नहीं लिखी हुई ना, वो आप लोगों ने लिखनी है कि कौन सी दवाई इसके अंदर नहीं लिखी हुई, वो मैं अभी बोल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट काज इज पेनाडोल, एसिटामिनोफेन, ये बड़ा कॉमनली लिवर इंजरी करवाती है, ठीक है। अच्छा जी, 40-year-old obese woman with elevated alkaline phosphatates, elevated bilirubin, pruritus, dark urine, clay colored stools, उस पेशेंट को क्या हुआ बेसिकली, जॉन्डस के साथ पेशेंट को का एल्क फास्ट रेस्ड है, ये सारे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस के फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जॉन्डस की 3 टाइप्स होती है ना, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक जो होता है वो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस, ठीक है। तो बिली ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होता है पेशेंट। तो बिली ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती किस वजह से है, या स्टोन आके वहाँ पे फंसा हुआ है, या कोई स्ट्रक्चर है, या वहाँ पे सी हेड ऑफ पेंक्रियाज है, ठीक है। तो आपने जॉन्डस को पहचानने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस के लिए, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस के फीचर्स हैं। ये सर्जरी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, हर्निया विद हाई रिस्क ऑफ इनकार्पोरेशन, डायरेक्ट इंडायरेक्ट और फेमरल हर्निया जो होता है ना, उसके ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद
स्ट्रेंगुलेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सीरियल एब्डोमिनल पेशेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टू द एग्जामिनेशंस मीन्स के पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको इतनी ज़्यादा टेंडरनेस नहीं होती। तो मेजेंटेरिक इस्कीमिया, मेजेंटेरिक इस्कीमिया से क्या मुराद है कि आपकी गट की जो आर्टरी वो ब्लॉक हुई है। ठीक है, आर्टरी बंद हुई है। आर्टरी बंद होने के अंडरलाइन काज मोस्ट लाइकली होती है एट्रियल फिब्रिलेशन। जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है ना पेशेंट किसी भी पेशेंट को, तो उसमें होता ही है कि आपका जो दिल है उसकी धड़कन बेतरतीब होती है। तो आपका जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो ब्लड उसमें स्टे करता है। जब ब्लड स्टे करेगा तो उसमें क्लॉट बनेगा। तो जो क्लॉट है वो मूव आउट होगा, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा। ठीक है। तो ब्रेन में पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, गट के अंदर उसको इस्कीमिक गट हो सकती है, और लिम्स के अंदर क्या होगा, उसको इस्कीमिक लिम्ब हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सिनेरियो में आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश करनी है एट्रियल फिब्रिलेशन। अच्छा जी, आईडीएस क्या होता है? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट क्या करवाएंगे? एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स। एक टर्म होती है इसको कहते हैं पैरालिटिक आईडीएस। उसके अंदर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होती, लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और वॉमिटिंग हो रही होती है। इसका भी एक्सरे एब्डोमिनल रिएक्ट करवाते हैं पेशेंट को। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पहले एक्सरे एब्डोमिनल करवाने के बाद सीटी स्कैन करवा सकते हैं परफोरेशन वगैरह देखने के लिए। आईलेस मीन्स के गट आगे मूव नहीं कर पा रही। 50-year-old man with a history of alcohol abuse presenting with boring epigastric pain radiating to the back and is read by sitting forward। तो ये बेसिकली डायग्नोसिस क्या है इस पेशेंट का? पेंक्रेटाइटिस। ठीक है। अल्कोहलिक पेशेंट, अल्कोहल का लफ्ज़ जब भी आए और एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री हो तो पेंक्रेटाइटिस। ठीक है। जब आप पेंक्रेटाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो पेशेंट का टेस्ट कौन सा करवाते हैं? अमाइलेज और लाइपेस। हर वो पेशेंट जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन है और वो ठीक नहीं हो रही, एमरजेंसी में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब एपिगैस्ट्रिक पेन तो बड़ा कॉमन है, तकरीबन हर दूसरा पेशेंट एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आता है, हम उसको राइजिक देते हैं, उसको फ्लूइड लाते हैं, कोई उसको म्यूकेन दे देते हैं, ठीक है, उसको डोफालैक वगैरह दे देते हैं, लेकिन उसकी एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं ठीक होती तो हम उसको फिर अमाइलेज और लाइपेस भिजवाते हैं। ठीक है। तो इस पेंक्रेटाइटिस एक ख़तरनाक बीमारी है। ठीक है। अच्छा, पेंक्रेटाइटिस का मैनेज कैसे करेंगे? उसको एनपीओ करवाएंगे, फ्लूइड्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे। कोलन कैंसर रीजन बेस्ड ऑन सिम्टम्स। अगर पेशेंट को अनीमिया है तो मोस्ट लाइकली राइट साइडेड कोलन कैंसर होगा। अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आ रहे हैं तो लेफ्ट साइडेड कोलन। इसकी रीज़न क्या है? राइट साइड मीन्स असेंडिंग कोलन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। जब इस साइड पे ट्यूमर होगा तो क्या होगा? उस ट्यूमर में से ब्लीडिंग होती चली जाएगी और वो ब्लीडिंग जो है ना वो स्टूल के अंदर मिक्स होके आएगी और आपको स्टूल में पता नहीं चलेगा कितना ब्लड है। लेकिन अगर ट्यूमर इस जगह पे होगा तो अगर इसमें से ब्लीडिंग अगर होती है तो जल्दी पता चल जाएगा पेशेंट को कि मेरे खाने में खून आ रहा है। ठीक है। इस वजह से जब किसी पेशेंट को अनीमिया होता है, स्पेशली अगर ओल्ड एज है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काज इज सी ए कोलन। इस वजह से ओल्ड एज के अंदर अनीमिया के वर्कअप में बहुत ज़रूरी चीज़ इज़ कोलोनोस्कोपी। ठीक है। तो आपको सिनेरियो आए कि ओल्ड एज पेशेंट है, अनीमिक है, तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? तो दैट इज़ कोलोनोस्कोपी। स्टूल कमिटी एग्जामिनेशन, उसके बाद कोलोनोस्कोपी। ठीक है। राइट साइड कोलन कैंसर यूजली अनीमिया के साथ, लेफ्ट साइड कोलन कैंसर ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स के साथ। ऑब्स्ट्रक्शन के क्या फीचर्स होंगे? एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन और वॉमिटिंग। एक्सरे उसका पेशेंट का बेरियम एनिमा करवाएं तो उस पर हम लोगों को एप्पल कोर लिए नज़र आती है। एप्पल कोर से क्या मुराद है? जब हम सेब दांतों से काट के खाएं तो दरमियान वाला पोर्शन जो बीज वाला होता है हम लोग छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं एप्पल कोर। ऐसी अपीयरेंस आती है बेरियम स्टडीज़ के ऊपर। प्रेजेंट्स विद पेशेंट प्रेजेंट विद वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, मसल वीकनेस एंड फ्लशिंग। डायरिया विद फ्लशिंग का वीआईपीओमा। ठीक है। कार्सिनाइट सिंड्रोम, ये गिव वे डायग्नोसिस होता है। फ्लशिंग का लफ्ज़ दिया हुआ हो ना तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्या है? वीआईपी
बेसिकली पेंक्रियाज का ट्यूमर है ये, जो ज़्यादा मकदार में आपका वीआईपी प्रोड्यूस कर रहा है, वीआईपी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ये पेशेंट को डायरिया करवाती है, डायरिया की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो मसल वीकनेस शुरू हो जाएगी। पेशेंट विद पैल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर, जिसका कोर्विजियस लॉ या कोर्विजियस साइन। ठीक है, अच्छा अगर स्टोन होता है ना पेशेंट के गॉल ब्लैडर में, तो स्टोन की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का सिक्वेल क्या होता है? फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस की वजह से आपका जो गॉल ब्लैडर है वो डायलेट नहीं होता, वो श्रिंक हो जाता है, नीचे की तरफ सिकुड़ जाता है। जबकि अगर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जो गॉल ब्लैडर है ना वो बड़ा हो जाएगा। इस वजह से जब गॉल ब्लैडर पैल्पेबल होना, इसका मतलब है कि अंडरलाइंग मिलिग्नेंसी है, अंडरलाइंग मिलिग्नेंसी है, अंडरलाइंग स्टोन नहीं है, अंडरलाइंग मिलिग्नेंसी है। ठीक है, तो कोर्विजियस साइन शोज पैंक्रेटिक कार्सिनोमा, कोलेंजियोकार्सिनोमा भी हो सकता है, पैंक्रेटिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोग कोशिश किया करें कि इनको खुद अपने हाथ से लिखें। ये मैंने अभी तक जितने इम्तिहान दिए हैं या लिए हैं उनके अंदर ये वाले जो मेरे जिस मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत कॉमनली आती हैं इम्तिहानों के अंदर।